हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब स्टार्ट तो कल हो गया है, लेकिन आज हम इसको पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। कल आप लोगों ने इसका ओवरव्यू वीडियो देखा था, जीसी लियोंग सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का जो कोर्स है हमारा, और वहाँ पर आपने ये समझा कि इस कोर्स का कंटेंट क्या क्या रहेगा, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें इसमें चैप्टर्स हैं जो कवर करने हैं। तो ऑलमोस्ट मैं आपसे कहूँगा कि जो हमने अपनी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th कवर की है, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता सिलेबस इसका रहने वाला है। और स्पेसिफिकली जो पार्ट 1 है इसका, ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर जो चैप्टर 12 है, ठीक है, जो शुरुआती इसके 12 चैप्टर्स हैं, दैट इज दी फिजिकल ज्योग्राफी, वो काफ़ी ज़्यादा उससे सिमिलर है। ठीक है, तो उसी में जो हमारा पहला चैप्टर है आज, दैट इज दी अर्थ एंड द यूनिवर्स, इससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चीज़ें अगर आपको पसंद आती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता लग सके कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर उनको लगता है कि कंटेंट उनके लिए किसी तरीके से हेल्पफुल है, तो वो लोग भी प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो उनसे बिल्कुल मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ये है चैप्टर नंबर 1, दैट इज द अर्थ एंड द यूनिवर्स। ठीक है, इस बुक के स्कैन कॉपी से ही हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, पर कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी है कि उनको ये बुक की कॉपी जो है वो चाहिए, मतलब जो पीडीएफ है वो चाहिए, लेकिन सॉरी वो हम नहीं दे सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। दिस इज द बुक दैट वी हैव परचेज्ड एंड वी हैव मेड दैट स्कैन कॉपी फॉर जस्ट फॉर टीचिंग। ठीक है, ये बांटने के लिए नहीं है, एंड वी विल नॉट प्रमोट पायरेसी इन एनी केस। तो हम इसको जो है आप लोगों को इसकी जो कॉपी है वो नहीं दे सकते हैं। इफ़ यू वांट टू परचेज इट, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस बुक को परचेज जरूर कर सकते हैं। पर इस बुक को जो है हम आप लोगों को इस तरीके से किसी भी माध्यम से, चाहे वो इंटरनेट में आप ईमेल की बात करें, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप की बात करें, हम इसको कहीं भी शेयर आप लोगों से नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर रिक्वेस्ट अब आप लोग प्लीज मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द अर्थ एंड द यूनिवर्स। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी अच्छा चैप्टर भी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी, और काफी सारी चीजें आप लोगों को इसमें पता है, तो बहुत ज्यादा हमें जो इसमें है टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। देखिए क्या लिखा गया है कि ऑन अ फाइन ब्राइट नाइट, ब्राइट नाइट का मतलब है जिस समय क्या होगा, क्लियर स्काई। ठीक है, व्हेन यू लुक अप एट द स्काई, जब आप आसमान में देखते हैं तो क्या लगता है कि इट मस्ट सीम्स टू बी स्टडेड विद द स्टार्स। स्टडेड विद द स्टार्स का मतलब होता है कि स्टार्स जड़े होते हैं, काफी सारे स्टार्स। आप कभी भी अगर आप क्लियर नाइट में, ब्राइट नाइट में, क्लियर नाइट में अगर आप देखेंगे तो आपको काफी सारे जो है स्टार्स देखने को मिलेंगे। लिटिल डू यू रियलाइज दैट ईच ऑफ द स्टार्स इज फार बिगर देन द अर्थ ऑन विच वी लिव। ठीक है, लेकिन हम कभी भी ये रियलाइज उतना ज्यादा नहीं करते हैं कि ये जो स्टार्स हैं, या इनमें से आप कह सकते हैं काफी सारे स्टार्स ऐसे हैं जो अर्थ से, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, उससे भी ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, some of the larger ones have been estimated to be many millions of times the size of the earth। और सिर्फ बड़े ही नहीं है, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो millions of times बड़े हैं। ठीक है, तो these stars are not scattered regularly in space। और आप एक जगह ये भी देखेंगे कि ये पूरे के पूरे आसमान में, अगर आप पूरे के पूरे स्काई में देखेंगे तो हर जगह पर आपको जो है वो बराबर मात्रा में स्टार्स नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेगुलरली स्कैटर्ड नहीं है, ये क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। क्लस्टर्स का मतलब होता है झुंड में, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम होते हैं। ठीक है, एंड दैट इज बेटर डिस्क्राइब्ड एज गैलेक्सीज या फिर नेबुला। ठीक है, ईच गैलेक्सी में कंटेन एज मेनी एज 100 मिलियन स्टार्स। एक कोई भी गैलेक्सी की अगर आप बात करें तो वो 100 मिलियन स्टार्स तक उसमें हो सकते हैं। और हमारी जो खुद की गैलेक्सी है, हमारी अर्थ जिसका पार्ट है, जिस गैलेक्सी का, दैट इज द मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें 1 लाख मिलियन स्टार्स जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कम से कम इतने स्टार्स उसमें लगभग होंगे। ठीक है, द स्टार्स appear small to us even through a telescope because they are so far away। ठीक है, हमें अगर हम टेलीस्कोप से देखें, वैसे तो खैर हमें बहुत कम कम दिखाई देते हैं, अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमें थोड़ा और ज्यादा स्टार्स दिखाई देंगे, लेकिन वो हमें बहुत दूर है इसलिए बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, जनरली, नहीं तो अदरवाइज हम ये बात कर रहे हैं कि उनमें से कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं जो अर्थ से बड़े हैं, और ना ही सिर्फ बड़े हैं, मिलियंस ऑफ टाइम्स बड़े हैं। ठीक है, लेकिन वो हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है। अब यहां पर बात की गई है, द लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 186,000 माइल्स पर सेकेंड टेक्स समथिंग लाइक 4 years टू रीच टू अस। ठीक है,
अब देखिए यहां पर मैं आपको एक टर्म बताता हूं, दैट इज लाइट ईयर। अगर आप यूनिवर्स में बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स में आप डिस्टेंस को जो है वो किलोमीटर या उसके टर्म्स में डिस्टेंस जो है मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होती है। वहां पर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं लाइट ईयर्स के टर्म्स में। तो ध्यान रखिएगा, लाइट ईयर्स जो है दिस इज द यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। ये दूरी नापने की एक यूनिट है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, लाइट ईयर्स का मतलब होता है लाइट ईयर्स इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर की अगर मैं बात करूं तो इट इज इक्वल टू दैट डिस्टेंस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो लाइट की स्पीड से चलता है, ठीक है, लाइट की स्पीड से चलता है, तो वो एक साल में कितनी दूरी तय कर लेगा, दैट इज द डिस्टेंस विल बी गिवन बाय 1 लाइट ईयर, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 ईयर हु इज ट्रेवलिंग और विच इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है यहां पर भी वैसे दी गई है, लेकिन अगर इसको हम अपने मीटर पर सेकंड के टर्म्स में बात करें, एमकेएस यूनिट्स में बात करें, तो दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि इतनी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है तो एक साल में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 लाइट ईयर। तो ध्यान रखिएगा, लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इट्स नॉट द यूनिट ऑफ स्पीड, इट्स द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सन से हमारी अर्थ पर लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, यह हमें पता है 8 मिनट्स, 7 पॉइंट समथिंग मिनट्स है, अप्रोक्सीमेटेड टू 8 मिनट्स। और मून से हमारी अर्थ में लाइट पहुंचने में टेक्स ओनली अ सेकंड, क्योंकि मून जो है वो काफी ज्यादा पास है, ठीक। चलिए, तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिला यूनिवर्स के बारे में। आगे देखते हैं अपने सोलर सिस्टम, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है उसके बारे में। अब देखिए यहां पर ये बुक जो है, आप लोगों को पता है कि जीसी लोंग की बुक इज नॉट दैट अपडेटेड, तो अपडेटेड नहीं है। और वो कैसे पता लगता है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि द सोलर सिस्टम कंप्राइजेस द सन एंड इट्स 9 प्लैनेट्स। अब आप लोगों को पता है कि ये 9 नहीं है, ठीक है, ये कितने हो गए हैं, 8 प्लैनेट्स हो गए हैं। और क्यों हो गए हैं, क्योंकि प्लूटो को एक रेगुलर प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। और ये आज नहीं, ये काफी सालों पहले हो चुका है, लेकिन ये फिर वही बात कहूंगा मैं कि बुक जो है अपडेट नहीं होती है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि प्लूटो इज नाउ नॉट दी प्लैनेट, एक रेगुलर प्लैनेट प्लूटो नहीं है, इट हैज बिकम अ ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। और ये हमने अपने जो एनसीईआरटी का कोर्स है वहां पर बात की हुई है कि किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को एक प्लैनेट डिफाइन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया जरूरी होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो चीज पढ़ी है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो क्या कंडीशंस होती है। वैसे ऑलमोस्ट आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि अब वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को फिर से इस कोर्स में एक चीज ये जरूर बता दूं कि जब हम फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो यहां पर अब हम एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल डीप में जाके नहीं देख सकते, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रिपीटिशन हो जाएगा, इट विल बी अ रिडंडेंसी, ठीक है। एंड आई डोंट फील कि वो जरूरी है। तो इस बात को लेकर भी आप मुझे बताइएगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक एक कंसेप्ट को, एक एक पॉइंट को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो ऐसा किया जा सकता है। अगर ज्यादा लोगों की, अगर मेजॉरिटी की डिमांड होगी तो कर सकते हैं, पर मैं ऐसा मतलब नहीं मानता, या मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना सही है। क्योंकि अगर अभी तक हमने फिजिकल ज्योग्राफी अगर कुछ नहीं पढ़ी होती, अगर ये हमारा पहला कोर्स होता फिजिकल ज्योग्राफी का, तो हम कह सकते थे कि हमें चीजों को बिल्कुल डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अपना फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 का कोर्स जो है वो बहुत डीप में कर चुके हैं। तो अगर आप लोग उसको वहां से रेफर कर सकते हैं, या आप लोग अगर वहां से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को चीजें पता होंगी, ठीक है। अगर फिर भी मेजोरिटी की अगर ये डिमांड होगी कि हम इसको एक एक स्टेप को या एक एक कंसेप्ट को यहां पर डिस्कस करें, तो वो भी कर लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ये बात बताइएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप यहां पर ध्यान रखिए कि इस समय की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो हमारा सोलर सिस्टम या सौर मंडल है, उसमें सूरज के साथ, सन के साथ सिर्फ 8 प्लैनेट्स है, यानी कि कहां तक है, नेपच्यून तक, ठीक है। यूरेनस और नेपच्यून तक प्लैनेट्स है। प्लूटो जो है वो प्लैनेट की कैटेगरी से हट चुका है, ठीक है। और ये बने कैसे हैं, विच आर डेवलप्ड टू हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम दी कंडेंसेशन ऑफ गैसेस एंड अदर लेसर बॉडीज, ठीक है। ये कंडेंसेशन ऑफ गैसेस वगैरह से बने हुए हैं। यहां पर इसमें दिए गए हैं, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इनका अराउंड दी सन मूव करने का जो पाथ है, दैट इज दी इलिप्टिकल प्लैनेट है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। वो कोई सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ नहीं है, ठीक। इसके बाद आगे दिया गया है कि लाइक द अर्थ दे शाइन ओनली बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। किसी की भी कोई अपनी लाइट एज सच नहीं है, ठीक है। यहां पर नीचे ये जो प्लैनेट्स दिखाए गए हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि आप इसमें से प्लूटो को हटा सकते हैं, यानी कि आप इसको यहीं तक कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जो शुरुआती 4 प्लैनेट है, ये 2 कैटेगरी में बटे हुए होते हैं इस तरीके से, ठीक है।
शुरुआती 4 प्लैनेट जो है इनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और यू कैन से अर्थ लाइक प्लैनेट, क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है। और ये बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं दे आर नोन एज जोवियन प्लैनेट्स, जोवियन और जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। इनमें से भी अगर आप बात करें जुपिटर और सैटर्न की, तो इनको बोला जाता है दे आर योर गैस जाइंट्स, ठीक है, इनको बोला जाता है गैस जाइंट्स। और अगर आप यूरेनस और नेपच्यून की बात करें तो इनको बोला जाता है आइस जाइंट, क्योंकि ये आइसी है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है, आइसी है। और ये जो है आपके गैस से बने हुए हैं, ऑलमोस्ट मतलब गैस से ही बने हुए हैं, लेकिन ये वाले जो है बहुत ठंडे हैं। यूरेनस और नेपच्यून जो है बहुत ज्यादा ठंडे हैं, इसलिए दे आर आइस जाइंट्स। और गैस जाइंट्स जो है दे आर योर जुपिटर एंड सैटर्न। और बाकी ये जो 4 हैं दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। और इनको एक नाम से और जाना जाता है दैट इज योर इनर प्लैनेट्स, ठीक है, ये इनर प्लैनेट्स हैं। और ये जो 4 हैं दैट इज योर जोवियन, दे आर ऑल्सो नोन एज योर आउटर प्लैनेट्स, ठीक। इस चीज को आप यहां से नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये इस बुक में नहीं दिया हुआ है। आगे देखिए, सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है, सन के जो सरफेस का टेम्परेचर है दैट इज 6000 डिग्री सेल्सियस, और ये 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है जब हम इसके इंटीरियर में जाते हैं, जो इसका सबसे इनर लेयर है दैट इज द कोर, ठीक है। और आउटर मोस्ट लेयर सन की कौन सी होती है? द आउटर मोस्ट लेयर जो सन की है, खैर आजकल ये नाम सुनने में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, सॉरी सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कोरोना, ठीक है, दैट इज कोरोना। उसके बाद क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, ऐसे करके हम लोग चलते हैं, और लास्ट में जाके हमारे पास जो लेयर आती है द इनर मोस्ट लेयर दैट इज योर कोर, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक चीज दी गई है कि ऑल ओवर इट्स सरफेस आर फियरी गैसेस, इसमें से कुछ गैसेस वगैरह निकलती हैं दैट लीप अप इन वर्ल्स ऑफ ग्लोइंग फ्लेम्स लाइक अ वॉल्केनो इन इरप्शन, ठीक है। इसमें से कुछ इस तरीके की हमें पता है कि जो सन है उसमें कौन सी गैसेस है, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है, पूरा का पूरा हीलियम एंड हाइड्रोजन से हमारा सन बना हुआ है। उसमें थोड़ा बहुत और गैसेस वगैरह भी है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम उसमें है, ठीक है। तो वो किस तरीके से एक वॉल्केनो के इरप्शन की तरह उसमें दिखाई देता है, ये चीज आपने कहीं पर देखी या सुनी होगी, विच इज ऑल्सो नोन एज अ काइंड ऑफ अ सोलर फ्लेयर, ठीक है। वो मैं आपको यहां पर इमेज में दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से वो चीज दिखती है। ये देखिए यहां पर आपको ये चीज दिख रही है कि किस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं इस इमेज में कि किस तरीके से इसकी सरफेस से वॉल्केनो की तरह इरप्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो वॉल्केनिक इरप्शन है या जो सोलर फ्लेयर वगैरह है वो इसकी सरफेस से हमेशा उठते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी बिग जाइंट, ठीक है। जाइंट तो साइज की वजह से है ही है, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा गर्म भी है, क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन है। हर समय यहां पर आपको पता है कि जो वो होता है एटॉमिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो एटॉमिक रिएक्शंस होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें फ्यूजन रिएक्शन की, तो वो यहां पर होता रहता है। और इसकी वजह से यहां पर जो आप देख सकते हैं ये फ्लेयर्स तरीके के इस तरीके से यहां पर निकलते हैं, ठीक है। ये आप यहां पर इमेज में देख के आई थिंक क्लियर आपको ये हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइज इन साइज द सन इज ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल, इट इज अबाउट 3 लाख टाइम्स एज बिग एज अर्थ, अर्थ से बहुत बड़ा है, 3 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। इसके बाद हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो अमंग्स द 9 प्लैनेट्स, फिर से इसको आप 9 की जगह 8 कर लीजिएगा जहां पर भी आएगा, ठीक है। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है और सबसे पास है, ठीक, ओनली 36 मिलियन माइल्स अवे, ठीक है। इट दस कंप्लीट्स इट्स ऑर्बिट्स इन अ मच शॉर्टर स्पेस ऑफ टाइम देन अर्थ डज। कंप्लीट्स इट्स ऑर्बिट का मतलब है रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, क्योंकि देखिए हर प्लैनेट जो है वो 2 तरीके के मोशन करता है। एक तो वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है इलेप्टिकल ऑर्बिट पे, और दूसरा वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हर चीज का आप ध्यान रखेंगे, मतलब इसमें ये चीज ध्यान रखेंगे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी हम 8 प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, ये अराउंड द सन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा, इनके रोटेशन को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि किस डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वो अभी हम समझते हैं। लेकिन फिलहाल आप यहां पर ये ध्यान रखिए कि मरकरी सबसे पास है, 36 मिलियन माइल्स अवे है, और इसका जो स्पेस, क्योंकि सबसे पास है तो ऑब्वियसली बात है कि इसको सन का चक्कर लगाने में सबसे कम दूरी कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे जल्दी उसको कवर कर लेता है। और इसका जो एक साल है, क्योंकि साल कैसे कैलकुलेट होता है, ईयर कैलकुलेट होता है जब कोई भी प्लेनेट, जैसे अर्थ की हम बात करें तो अर्थ का एक साल कब पूरा होता है, जब वो सन का एक चक्कर लगाता है। तो इसी तरीके से मरकरी का जो साल है वो काफी छोटा है। अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें तो सिर्फ 88 दिन का, मतलब जितना अर्थ के 88 डेज या लगभग 3 महीने का समय होता है, उतने में मरकरी का एक साल पूरा हो जाता है, यानी कि उतने में मरकरी पूरा सन का एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्लेनेट आता है जो सन से सेकंड नंबर पर है, पहला तो मरकरी है, दूसरा इज वीनस,
ठीक है। वीनस इज ट्वाइस द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन, ये उससे लगभग उतना ही दूर, यानी कि जितना सन से, यानी कि जितना हम बात करें सन से मरकरी है, ठीक है, यानी कि जितना सन से मरकरी है उतना ही मरकरी से वीनस है, ठीक है, लगभग। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि यहां से ये इसका डबल हो जाएगा जस्ट, ओके। तो इसमें क्या है, इज द नेक्स्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट, ये सेकंड नंबर पर लाई करता है। इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन, इसको अर्थ का जुड़वा भी माना जाता है, पृथ्वी का जुड़वा भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग इनका जो साइज, जो इनका मास और जो इनकी डेंसिटी है वो एक जैसी है, किसकी? अर्थ की और वीनस की। बट नो अदर प्लैनेट इज इन वे कंपेरेबल टू अर्थ, बाकी और कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है जो अर्थ के साथ जिसका कंपैरिजन हम लोग कर सके, ठीक है। Earth, which has life and all the living things we see around us, like many other planets, the Earth has a natural satellite. Earth का एक natural satellite भी है, ये आपको पता है, मून, ठीक है, जो कितना दूर है? 238,900 miles away. That revolves eastward around the Earth once in every 28 days. Sorry, 27 days. ठीक है, जो मून है, जो हमारा मून है, हमारी पृथ्वी का, वो अर्थ के अराउंड घूमता है, ठीक है। अब मून भी देखिए दो तरीके का जो मोशन है वो करता है, एक तो वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ठीक, और दूसरा वो क्या करता है कि अपनी एक्सिस के अबाउट वो भी घूमता है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मून का जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन इज अराउंड द अर्थ, रोटेशन इज अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो दोनों लगभग जो है 27 दिन के आसपास का ही है। इसलिए आपने एक चीज हमेशा गौर की होगी कि जब भी आप अर्थ से मून को देखते हैं आपको हमेशा उसकी एक ही साइड दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे अर्थ घूमती जाती है, जैसे जैसे जो मून है वो अपनी एक्सिस पे घूमता जाता है, अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमता जाता है, वो साथ ही साथ उसकी जो एक्सिस है, ठीक है, वो अपनी एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है वो भी सेम है। तो इसलिए जिस टाइम पर हम अर्थ के पास मून को देखते हैं, जिस पोजीशन पे, वो उस पोजीशन पे हमें एक जैसा ही हमेशा दिखाई देता है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि यहां पर ये सिर्फ ये लिखा गया है कि ये रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये रोटेट भी अपनी एक्सिस के अबाउट 27 डेज में ही करता है। इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन का जो पीरियड है वो फिक्स है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथे प्लैनेट की। चौथे प्लैनेट जो है दैट इज द मार्स, ठीक है, मार्स यानी कि मंगल ग्रह, विच हैज डार्क पैचेस ऑन इट्स सरफेस एंड इज बिलीव्ड बाय मोस्ट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स टू बी द नेक्स्ट प्लैनेट आफ्टर अर्थ टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ सम प्लांट लाइफ। इसको लेकर काफी सारे रिसर्च वगैरह भी चल रही है। अभी रिसेंट में ही काफी सारे जो मिशंस वगैरह हैं, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन और इस तरीके के बहुत सारे मिशंस वगैरह हैं जो मार्स पे लाइफ की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, ठीक है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि हो सकता है कि मार्स में इस तरीके के कुछ मतलब सबूत जो है चीजों के मिले, और हो सकता है कि मार्स में लाइफ सस्टेन की जा सके आने वाले समय में, ठीक है। Much attention has been focused on Mars to explore the possibilities of extending man's influence to it. ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है that is Jupiter. ठीक है, एक चीज का आप और ध्यान रखिएगा कि मार्स मतलब ये जो शुरुआती 4 प्लैनेट है दैट इज योर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर इनर प्लैनेट जिनको बोला जाता है, इनमें या तो नंबर ऑफ मून्स बहुत कम है, या तो नो मून्स है और लेस मून्स है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी एक, अगर आपसे कभी डिफरेंस पूछ लिया जाए, ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करने को बोला जाए बिटवीन द इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स, तो एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें मून्स काफी कम है या फिर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर वाले प्लैनेट्स देखेंगे, चाहे आप जुपिटर देखें, चाहे सैटर्न देखें, यूरेनस, नेपच्यून देखें, इनमें जो है मून थोड़ा सा ज्यादा है, द नंबर ऑफ मून्स आर मोर, ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाता है जुपिटर, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर का ध्यान रखिएगा, ये लार्जेस्ट ऑफ द जोवियन प्लैनेट्स भी है और लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम भी है, ठीक। Its surface is made up of many gases like hydrogen, helium and methane. ठीक है, ये हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ है, और ध्यान रखिएगा दिस इज गैस जाइंट, ठीक है। इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर प्लैनेट्स बाय इट्स सर्कुलर लाइट एंड डार्क बेंड्स। अब ये देखिए, लाइट और डार्क बेंड्स जो आप कह सकते हैं वो एक तरीके से ये वाले आप समझिएगा, ठीक है। ये रिंग से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। रिंग तो वैसे ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि रिंग जो है वो जितने भी गैस जाइंट्स हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी गैस जाइंट्स, आइस जाइंट्स हैं, जितने भी जोवियन प्लैनेट्स हैं, सभी में रिंग है। द मोस्ट प्रिडोमिनेंट रिंग जो होती है दैट इज ऑन सैटर्न, ठीक है। बाकी सब में भी थोड़ा बहुत फेंट सी रिंग्स हैं, लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है दैट इज ऑफ द लाइट एंड डार्क बेंड्स। वो कुछ इस तरीके के लाइट एंड डार्क बेंड्स हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जो लाइट कलर के बेंड्स होते हैं उनको बोला जाता है जोन्स, ठीक, और जो डार्क कलर के बेंड्स होते हैं दे आर नोन एज बेल्ट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिस इज जोन्स। जोन्स होते हैं जो लाइट बेंड्स है, दे आर जोन्स,
ठीक है, और जो डार्क जोन्स है दे आर बेल्ट्स। और ये होते क्यों है, इसमें लिखा गया है, देखिए कि ये गैस से बने हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन से बने हुए हैं। तो लाइट बैंड्स वो होते हैं जहां पर आपकी जो गैस है, ठीक है, जो गैस है वो राइज कर रही है, गैस इज राइजिंग अप इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जिस जोन में जो गैस आपकी राइज कर रही है ऊपर की तरफ को, वो हो जाता है लाइट बैंड, ठीक। और इसके बाद जो डार्क जोन है जिसको बेल्ट्स बोला जाता है, वहां पर क्या हो रहा है कि गैस इज सिंकिंग। और ये ऑल्टरनेट बैंड्स होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक बैंड में क्या होगा, जैसे इस तरीके का आप बैंड्स बनाते हैं सपोज कीजिए, तो यहां पर गैस राइज कर रही है, यहां पर गैस सिंक कर रही है, फिर यहां पर गैस राइज कर रही है, यहां पर गैस सिंक कर रही है, तो इनके कलर जो है वो लाइट एंड डार्क हो जाते हैं। उसके पीछे पूरी की पूरी एस्ट्रोफिजिक्स है, उस पर आप ज्यादा मत जाइएगा, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिए कि लाइट और डार्क बैंड्स क्या होते हैं, दे आर नोन एज जोन्स एंड बेल्ट्स। लाइट जोन्स जो होते हैं वहां पर गैस आपकी राइज कर रही है, और जहां पर आपकी गैस सिंक कर रही है दे आर नोन एज बेल्ट्स, और वो होते हैं डार्क जोन्स, ठीक है। इससे ज्यादा यूपीएससी आपसे या एसएससी या पीसीएस आपसे इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एंड द 12 सैटेलाइट्स दैट सर्किल राउंड इट, 12 सैटेलाइट्स यानी कि आप कह सकते हैं इसके जो 12 मून्स हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि विच इज द लार्जेस्ट ऑफ द मून, ठीक है। लार्जेस्ट सैटेलाइट या लार्जेस्ट मून ऑफ द जुपिटर कौन सा है, ठीक है, और लार्जेस्ट मून या लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द पूरा के पूरा सोलर सिस्टम जो है वो कौन सा है, ठीक है। दो जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। देखिए इसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, 485 मिलियन माइल्स फ्रॉम द सन है, तो इट सरफेस इज वेरी कोल्ड, ठीक है। इसका सरफेस टेम्परेचर अगर आप देखें तो -130 डिग्री सेल्सियस या -200 फ़ारेनहाइट के आसपास इसका टेम्परेचर है। और क्यों है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनदर यूनिक प्लैनेट जो है दैट इज सैटर्न, विच हैज 3 रिंग्स एंड 9 प्लैनेट्स अराउंड इट। एक चीज का आप यहां पर ध्यान रखेंगे, जुपिटर मैंने आपको बताया लार्जेस्ट है, सैटर्न इज योर सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। सैटर्न जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी है, ठीक है। इन साइज इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, यहां पर लिखा हुआ है। इट इज सो फार फ्रॉम द सन दैट इट टेक्स 29.5 years टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट, ठीक है। यानी कि अगर आप अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें, जितने भी ईयर्स वगैरह आपको दिए गए हैं ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है, कि अर्थ के जब 29.5 साल होंगे, ठीक है, यानी कि अर्थ जब 29.5 बार चक्कर लगा चुकी होगी सन का, सूरज का, तब जाके जो सैटर्न है, सैटर्न का एक चक्कर पूरा होता है, ठीक है। और सैटर्न को अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो सैटर्न इज नोन एज योर शनि ग्रह, ठीक है, जिसको बोलता है शनि ग्रह, दैट इज सैटर्न, ठीक। इसके बाद जो 7वां प्लैनेट आता है दैट इज योर यूरेनस, was not known to the astronomers until the late 18th century when it was first seen as a faint bluish green disk through a very powerful telescope। यानी कि इसकी जो डिस्कवरी है वो काफी देर में हुई है, 18th सेंचुरी के आसपास। इट इज अनदर जाइंट प्लैनेट 50 टाइम्स लार्जर देन अर्थ एंड 15 टाइम्स एज हैवी, ठीक है, 50 गुना बड़ा है और 15 गुना भारी है। और ध्यान रखिएगा ये एक आइस जाइंट है, मैंने आपको फिर से बताया ये आइस जाइंट है, इसमें क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। Unlike other planets, Uranus orbits round the sun in a clockwise direction from east to west with 5 satellites revolving around it। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। जैसे अर्थ का हमें पता है कि अर्थ रिवॉल्व, जो अर्थ रोटेट करती है, जो अर्थ रोटेट करती है वो कैसे करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जो 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से 6 प्लैनेट्स आपके वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं, ठीक है। जो 6 प्लैनेट्स हैं आपके, वो आपके वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं। सिर्फ 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो आपके ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। उनमें से एक तो यूरेनस है, दूसरा आप कौन सा है वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो वो हम फिर वहां पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जवाब आप मुझे बताएंगे कि दूसरा ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, ठीक है। चलिए, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड अगर हम बात करें तो जो इनका पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ है, और वो कैसा पाथ है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज पाथ है, ठीक है। अगर आप रोटेशन के सेंस में काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अगर कहें तो आपको यह डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस पोल से देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप जब नॉर्थ पोल से देखेंगे तो सेंस ऑफ रोटेशन अलग हो जाता है, अगर आप साउथ पोल से देखेंगे तो सेंस ऑफ रोटेशन अलग हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप ये ध्यान रखिए ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट वाला कंसेप्ट, ठीक है। अगर आप रोटेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज के कंसेप्ट में मत जाइएगा, क्योंकि उसमें फिर आपको पहले कहां से आप देख रहे हैं, आपका जो परसेप्शन पॉइंट है, जहां पर आपका ऑब्जर्वर है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप साउथ पोल से देख रहे हैं या नॉर्थ पोल से देख रहे हैं, ठीक है। तो एक एडिशनल पॉइंट याद रखने से बेटर है कि आप उसको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट याद रखें। अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए अर्थ है, जैसे अर्थ हमें पता है कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो अगर हम उसको नॉर्थ पोल से देखेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, हमें पता है कि अर्थ का ये ईस्ट है,
ये वेस्ट है, तो अर्थ हमारी कैसे रोटेट करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में। अगर हम नॉर्थ पोल से इसको देखेंगे, ठीक है, तो नॉर्थ पोल से हम इसको देखेंगे तो ये हमें जो है काउंटर क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई देगी, या एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घूमती हुई दिखाई देगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको नीचे साउथ पोल से देखेंगे तो ये कैसे घूम रही है, दिस इज रोटेटिंग इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये चीज जो है थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। अदरवाइज मैं फिर भी कहूंगा कि रोटेशन के सेंस को आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज याद मत रखिएगा, इट इज नॉट गुड। आप इसको रोटेशन के सेंस को आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट याद रखें तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। चलिए, जो लास्ट के 2 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी यहां पर लिखा गया है। वैसे प्लूटो के बारे में पढ़ना तो बेकार है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या लिखा गया है। द 2 आउटर मोस्ट प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, नेपच्यून एंड प्लूटो, आर जस्ट विजिबल विद टेलीस्कोप्स। ये वैसे नहीं दिखाई देते हैं, दे आर जस्ट विजिबल विद टेलीस्कोप्स। देयर डिस्कवरीज वर द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑन देयर इर्रेगुलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑन नेबरिंग प्लैनेटरी बॉडीज, ठीक है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी कोई पर्पसली खोज नहीं की गई थी। इनके आसपास के जो नेबरिंग प्लैनेटरी बॉडीज हैं उनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को स्टडी कभी किया जा रहा था, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह की जा रही थी, तो उस समय पर ये पाए गए हैं। नेपच्यून विच इज क्लोजली रिजेंबल्स यूरेनस एक्सेप्ट दैट इट हैज ओनली 2 नोन प्लैनेट्स, ठीक है, जो मून्स है, एंड इट इज प्रोबेबली मच कोल्डर। क्योंकि ये देखिए, कोल्डर का तो आप समझ सकते हैं कि जितना दूर आप सन से जाते जाएंगे उतना ज्यादा ये क्या होते जाएंगे, ठंडे होते जाएंगे, ठीक है। प्लूटो इज स्मॉलर देन अर्थ, प्लूटो जो है वो अर्थ से छोटा है। एज द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स आर नॉट सर्कुलर बट इलिप्टिकल, द डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम द सन ड्यूरिंग पेरिहिलियन, पेरिहिलियन का मतलब होता है सबसे पास होना। ये हमने बात अर्थ के रिस्पेक्ट में भी की है कि जब आपकी बॉडी, जैसे मान लीजिए अर्थ की हम बात कर रहे हैं, अर्थ जब सन से, क्योंकि अभी हमें पता है कि जैसे ये सन है, ठीक है, तो इलिप्टिकल पाथ में मूव करेंगे तो एक पोजीशन ये होगी, एक पोजीशन ये होगी, ठीक है। इस पोजीशन को बोला जाता है जब आपका सबसे दूर है, इसको बोला जाता है एपेहिलियन, और जब सबसे पास होती है तो इस डिस्टेंस को बोला जाता है पेरिहिलियन, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लूटो का भी ये होगा। तो प्लूटो का जो पेरिहिलियन है, यानी कि जब वो सबसे पास है, तो वो भी देखिए इतनी दूर है, दैट इज 2766 मिलियन माइल्स। एंड एट एपिहिलियन की बात करें जो इज फारदेस्ट, तो वो और ज्यादा है, ठीक है। अ ईयर इन प्लूटो इज नो लेस देन 247 ईयर्स ऑन अर्थ, यानी कि अगर एक चक्कर की हम बात करें प्लूटो के, अगर हम एक चक्कर की बात करें सन के अराउंड, तो वो अर्थ का 247 साल के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के बॉडी को प्लैनेट नहीं समझा जा रहा है, इसको बाहर कर दिया गया है प्लैनेट की लिस्ट से, तो ये ठीक बात भी है। क्योंकि मान लीजिए आपको प्लूटो पे कोई रिसर्च करनी है, अब आप कैसे करेंगे? आपने आज की डेट में यहां से कोई चीज भेजी, ठीक है, वो कितना टाइम लगाएगी जब वो इतनी दूर है, तो ठीक है, क्योंकि दूर बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसका जब आप देख सकते हैं, जब इसकी डिस्टेंस, आप इसकी यहां से डिस्टेंस चेक कीजिए कितनी ज्यादा है, देखिए 4, ये जो इसकी पेरिहिलियन या एपिहिलियन की डिस्टेंस है वो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। अर्थ की डिस्टेंस आपको पता है कि कितनी है, प्लूटो की डिस्टेंस आप देख सकते हैं कितनी है। तो आप इसको भेजेंगे कैसे? इसमें कोई भी एक्सकेवेशन वगैरह जो है वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। और इसके कुछ और भी क्राइटेरियाज वगैरह थे, ठीक है। मैं वही फिर से कहूंगा कि वो क्राइटेरियाज आप लोगों को पता होने चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से प्लूटो को एक रेगुलर प्लेनेट से हटा के, रेगुलर प्लेनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ड्यू टू देयर वेरी रिसेंट डिस्कवरी एंड देयर एक्सट्रीम रिमोटनेस फ्रॉम द अर्थ, वेरी लिटिल इज सो फार नोन अबाउट दीज 2 लास्ट प्लैनेट्स, यानी कि नेपच्यून और प्लूटो के बारे में जो है वो बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, ठीक है। इसके बाद नीचे के थोड़ा छोटा सा सेक्शन दिया गया अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, इसको हम देख लेते हैं, बाकी फिर हम जो है अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओल्डन डेज में क्या होता था, पुराने जमाने में जो सेलर्स वगैरह होते थे, मतलब जो नाविक वगैरह होते थे, they feared to venture far into the distant ocean because they thought the earth was as flat as a table। उनको क्या लगता था कि अर्थ एक टेबल की तरह है। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कि ये एक शिप दिखाया गया है, और उनको ये लगता था कि अगर हम दूर जाएंगे तो वो इस टेबल की जो एज होगी यहां से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। they thought that when they reach the edge of the earth they would slip down and perish into the bottomless ocean, वो यहां से नीचे गिर जाएंगे। दिस इज ऑफ कोर्स नॉट ट्रू, लेकिन ये ट्रू नहीं है। क्योंकि अब जैसे देखिए, आज की डेट में हमें या आप लोगों को ये समझना, ये जानना बड़ा आसान है। हमें पता है कि अर्थ इज अ स्फेयर, लेकिन पुराने समय में जब इस तरीके की डिस्कवरीज वगैरह नहीं थी, जब साइंस इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, तो उस समय आदमी कैसे बता सकता था कि अर्थ का शेप कैसा है, ठीक है। अब तो इतनी सारी डिस्कवरीज हो चुकी है, इतने सारे जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो जा चुके हैं कि स्पेस से जाके भी आप अर्थ को देख सकते हैं, वहां से पता लग सकता है कि ये वाकई में एक स्फेयर है। लेकिन पहले इतने जमाने में इतनी टेक्नोलॉजीज वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो वहां पर जो चीजें हैं, ठीक है, वो किस तरीके से पता लगेंगी कि अर्थ का शेप वगैरह क्या है, तो उसको लेकर जो लोगों के मन में डाउट थे वो कुछ इस तरीके के भी थे कि एक फ्लैट टेबल की तरह है और कहीं दूर जाएंगे तो इसमें नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वी नो दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। उसका जो स्फेरिकल शेप है
इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट प्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल। ठीक, देयर हैज बीन सो मच रिसर्च डन ऑन अर्थ साइंस दैट इट्स वेरियस डायमेंशंस हैव बीन एक्यूरेटली फाउंड। इसके जो डायमेंशंस है उसको भी फाइंड कर लिया गया है। इसका अगर हम इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस की बात करते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस मतलब अलोंग द इक्वेटर, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम इसके सर्कमफेरेंस या परिधि की बात करते हैं तो वो इतनी है, दैट इज 24,897 माइल्स। और अगर हम पोलर सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो वो 83 माइल्स कम है, यानी कि इससे 83 माइल्स कम है। अगर हम इक्वेटोरियल डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर मतलब आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है ना, अगर सर्किल ये इस तरीके से है तो दिस इज योर डायमीटर। ठीक, अब इसका डायमीटर बोला गया है इक्वेटोरियल डायमीटर, यानी कि इक्वेटोरियल डायमीटर का मतलब है कि जैसे ये है तो ये, दिस इज योर इक्वेटोरियल डायमीटर। ठीक है, इसको आप मेजर करेंगे तो ये इतना है। पोलर डायमीटर यानी कि ये वाला, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल अगर आप इसको मेजर करेंगे तो वो 26 माइल्स कम है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हम यहां पर ये तो बात कर रहे हैं कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्फेयर है? नहीं। अगर परफेक्ट स्फेयर होता तो जो इसका सर्कमफेरेंशियल है, यानी कि जो इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस है या पोलर सर्कमफेरेंस है वो, या फिर इक्वेटोरियल और पोलर डायमीटर जो है वो एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप कह सकते हैं कि ये ऊपर यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थोड़ा सा कम है, पोल्स में कम है, इक्वेटोरियल डायरेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो इसका शेप है वो कैसा है, वो थोड़ा सा इस तरीके से इक्वेटर पे, ये तो ज्यादा हो जाएगा, इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज है। ठीक है, इट हैज गॉट एन इक्वेटोरियल बल्ज। ठीक है, यानी कि जैसे आप एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, मैं इसको आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा संतरा, दैट इज ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज को आप कभी ध्यान से देखिएगा, ऑरेंज बिल्कुल आपका स्फेयर नहीं होता है, लेकिन आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऑरेंज स्फेयर है। ठीक है, लेकिन अगर ऑरेंज को आप अपने हाथ में पकड़ के ध्यान से देखेंगे तो आप देखिएगा कि ऑरेंज में भी एक इक्वेटोरियल बल्ज होता है, यानी कि वो इक्वेटर में थोड़ा सा चौड़ा होता है और यहां पर मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थोड़ा सा पतला होता है, मतलब दबा हुआ होता है। तो सिमिलर जो शेप है वो अर्थ का है, दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहां पर लिखा भी गया है लाइक एन ऑरेंज। ठीक है, इनफैक्ट इट कॉल्ड अ जियोइड। ठीक है, ये जियोइड जो नाम है ये अर्थ लाइक शेप या अर्थ शेप है। अगर हम जियोइड की बात करते हैं तो जो ये एग्जैक्टली शेप बनता है, ठीक है, ये एक ऑब्लेट स्फेरॉइड भी कहलाता है। ठीक है, ऑब्लेट स्फेरॉइड ये एक शेप है, मतलब आप समझ सकते हैं, इसको ज्यादा इस पर इक्वेशन वगैरह मत जाइएगा, आप इसको बस ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मैं जियोइड शेप की बात कर रहा हूं, जियोइड मतलब अर्थ लाइक शेप, जिसमें क्या है कि इक्वेटोरियल थोड़ा सा बल्ज है और ऊपर से जो हमारा पोलर डायरेक्शन में है थोड़ा सा वो क्या है, दबा हुआ है, दैट इज नोन एज जियोइड शेप, उसी को बोला जाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, The spherical shape of the earth is also masked by the intervening highlands and oceans on its surface। लेकिन जो इसका स्फेरिकल शेप है उसमें क्या है कि हमें पता है कि बीच बीच में हाईलैंड्स हैं, मतलब हमारे प्लेट्यूज हैं, हमारे पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है, और बीच बीच में क्या है, ओशियंस भी है। तो उससे आप कह सकते हैं कि इसका जो एग्जैक्टली जो शेप है, जो स्फेरिकल शेप है, वो एग्जैक्टली उसका पता ऐसे भी नहीं लग सकता है, वो थोड़ा सा इससे मास्क हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि छुप गया है। ठीक है, चलिए तो इसको यहीं पर रखते हैं आज इतना। कल के पार्ट में अब हम जो नेक्स्ट इसका बात है कि किस तरीके से जो अर्थ के स्फेयर है, कि अर्थ जो है, अर्थ इज अ स्फेयर, उसके क्या क्या एविडेंसेस हैं, क्या क्या प्रूफ है, उसको लेकर यहां पर बहुत अच्छा एक डिस्कशन वगैरह दिया गया है इस बुक में स्पेसिफिकली। तो उसको हम जो है अपने कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मैं फिर से कहूंगा, ताकि लोगों को पता लग सके कि इस तरीके का कोई कोर्स वगैरह जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और अपने फीडबैक्स हमें जरूर दीजिएगा, ताकि कहीं पर भी अगर कोई भी स्कोप हो इंप्रूवमेंट का तो हम जरूर करेंगे। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी हमसे पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।